वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अमित शाह ने भी कहा था कि इसी कार्यकाल में इसकी घोषणा की जाएगी। इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करेंगे। आपको बता दें, कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। उन्हीं के नेतृत्व में ये कमेटी बनाई गई है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस शीतकालीन सत्र में यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा। वहीं इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस बारे में जानने के लिए हम चलते हैं बरेली कॉलेज के प्रोफेसर नीलम के पास में और उनसे जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और ये अपने देश के लिए कितना फायदेमंद होगा और क्या इसके नुकसान होंगे और इसे इम्प्लीमेंट करना कहाँ तक मुश्किल हो सकता है। अभी तो शीतकालीन सत्र में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अभी ये समय है, तब तक लोगों की चर्चाएं की जाएंगी, बहस की जाएगी, लोग अपनी राय दे सकते हैं। तो मेरी पर्सनल जो यदि व्यक्तिगत आप राय जानना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये एक अनूठा प्रयोग होगा संसदीय लोकतंत्र में और इसके फायदे भी हैं, बहुत पॉजिटिव फायदे हैं। हालांकि कुछ इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर कुछ व्यावहारिक जो दिक्कतें आएंगी उनका जो सोल्यूशन है वो ढूंढना पड़ेगा हमें। और इतना बड़ा देश है, सिर्फ जनसंख्या के स्तर पर ही नहीं, क्षेत्रफल के स्तर पर भी बहुत बड़े हैं। विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी, मुझे लगता है सफल भी है। तो यदि इस सफलता में हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है ये बहुत अनूठा प्रयोग होगा और सफल भी होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। 543 सीटें और इसके अलावा अगर विधानसभा सीटों की बात करूं तो 4130 वो विधानसभा सीटें हैं। इतनी बड़ी मात्रा में क्या चुनाव करा पाना किसी भी सरकार के लिए कहाँ तक आपको लग रहा है कि आसान है? सुरक्षा की दृष्टि से खासतौर पर मैं अगर बात करूं, कैसा लगता है कि जब ये बात होती है तो हमें फायदे और जो अव्यावहारिकताएं हैं उन दोनों पर बात करनी पड़ेगी। यदि आपने सुरक्षा बल की बात की तो ये बात तो सच है, क्योंकि अभी ही यदि हम सिर्फ लोकसभा का ही चुनाव भी हाल ही में जब हुआ है तो कितने चरणों में होता है और हमें बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की जरूरत पड़ती है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, शिक्षक होते हैं, सभी की ड्यूटीज करती है इसमें। तो ये बात तो तय है कि हमें बहुत व्यापक स्तर पर सुरक्षा मशीनरी है उसका एक समुचित प्रबंध करना पड़ता है। तो दिक्कतें तो हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि उसके साथ ही साथ वो सुरक्षा जो मशीनरी है हमारी वो पूरे साल यूज होती है, कहीं ना पूरे साल के पूरे 5 साल होती रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। लेकिन एक साथ चुनाव होने से ये होगा कि हमने एक बार में जो हमारी जो ये पूरी मशीनरी है उसका उपयोग किया और उसके बाद जो है हम पूरे समय वो अपने कर्तव्यों का पालन करें। अभी उनकी जो कर्तव्य है जिस क्षेत्र में है वो प्रभावित होते हैं उससे। मैं शिक्षक हूँ, मैंने खुद भी अपने उसमें देखती हूँ मैं, तो चुनाव के समय में कहीं भी चुनाव होते हैं तो वो फिर पूरा महीना, पूरा 2 महीने चले जाते हैं, फिर पता चला थोड़े समय बाद फिर चुनाव होते हैं, वो पूरा समय जाता है। तो वो चीज़ें भी हैं। तो मैंने जो चीज़ कही कि फ़ायदे भी हमें देखने हैं और नुकसान भी देखना है। तो यदि हमने एक साथ एक चुनाव के फायदे देखे तो उसके साथ फिर हम ये भी इंतजाम कर लेंगे। सुरक्षा बल, अच्छा एक चीज़ इससे और भी होगी कि सुरक्षा बल चूंकि पूरे देश में होंगे, मतलब जो हमारा चाहे उसे जिस तरीके की पुलिस कहें या पुलिस बल कहें, सुरक्षा बल कहें, होने से कहीं ना कहीं उससे ये होगा कि हर जगह एक उस चुनावी माहौल में चुनाव को जो निष्पक्षता के साथ कराने की वो है वो सब जगह फैलेगी, जागरूकता फैलेगी। तो उसमें बहुत बड़ा इंतजाम जो है करना तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी किया जा सकता है। हमारे सुरक्षा बल और पुलिस बल इतना उसका आकार भी बड़ा है और क्षमता भी बड़ी है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करें तो इसके प्लस पॉइंट क्या क्या सकारात्मक पॉइंट हैं आपके हिसाब से क्या है? एक तो वित्तीय बोझ भी हमेशा चुनावी मोड में रहता है पूरा देश जो है, तो यदि खर्च का आकलन करें तो आप या कोई भी रिकॉर्ड देखें तो बहुत खर्च होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इतना खजाना देश का जाता है वो कम होगा।
वित्तीय बोझ कम होगा, एक साथ ही चुनाव हो जाएंगे। दूसरा कि जो आचार संहिता बार-बार लागू होती है तो उससे जो है विकास के कार्य ठप हो जाते हैं। जो हमारे प्रशासनिक और नीतिगत जो बाधाएँ आती हैं, सुस्त पड़ जाती हैं जो विकास की योजनाएँ होती हैं, तो ये कहीं न कहीं उससे वो जो है निजात मिल सकती है हमें। और एक समान मतदाता सूची रहेगी, हालाँकि अभी भी जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में तो एक ही लिस्ट होती है, पर फिर भी उसपे हम आगे भी वही बाकी निकाय चुनाव में तो राज्य निर्वाचन आयोग जो कि बनाता है, लेकिन समान मतदाता सूची होना भी एक बड़ी बात है कि अभी बहुत सारे लोगों का जो है वो नाम पता चला लोकसभा वाले उसमें होता है, विधानसभा वाले उसमें होता है, राज्य उसमें नहीं होता है नगर निकायों के। तो मेरा खुद नहीं, मैं कई बार गई वापस आ गई, तो उससे भी उसी लिस्ट के उसमें पैरेलल जो है उसमें काम हो सकता है, समान मतदाता सूची हो सकती है। और जो लोगों की मतलब जनता का, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं कि हाँ वो जनता का शासन है, लोगों जनता के द्वारा है और जनता के लिए है, तो जो जनता का शासन है मतलब जनता का जैसा स्ट्रक्चर है, जैसा कंपोजिशन है, वैसे ही वो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भेजेगा, तो जनता की जागरूकता का स्तर भी बढ़ेगा, क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों को भी वो समझेगा और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को भी समझेगा। मतलब एक जो ट्रेंड चल पड़ा है कि हाँ जब उसे लोकसभा के लिए वोट देना है तो एक अलग स्तर से देता है कि मैं राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को ज़्यादा वरीयता दूँ, और जब विधानसभा के लिए देना होता है तो वो राज्य के स्तर पर बात करता है। तो पंचायत के लिए उसका जो है वो सोचने का एक माइंडसेट अलग होता है। तो मुझे लगता है कि जनता का जो जागरूकता का स्तर है वो बढ़ेगा, और संसदीय लोकतंत्र में या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र में ये बहुत ज़रूरी है कि मतदाता की जागरूकता का स्तर प्रत्याशी की जागरूकता के स्तर से ज़्यादा हो। तो कहीं न कहीं हमारी अभी जो कहते हैं कि लोगों को पता नहीं होता है, बस ये पता होता है कि हाँ इसमें तुक्का लगाना है, तो कहीं न कहीं अब धीरे-धीरे ही सही लेकिन अब उस तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं इस उसमें, हालाँकि कुछ अव्यावहारिकताएँ भी हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि जो चुनावी खर्चा है उसमें कमी आएगी। सुरक्षा बल है जो हमारे और पुलिस बल है, और जो पूरे साल एक चुनावी मोड में रहता है, चुनावी ड्यूटी के मोड में रहता है, वो कहीं न कहीं निजात पाएगा। मान लीजिए 1 साल भी पूरे चुनाव हो गए या इसको हम 2 चक्रों में कराएँ तो कम से कम बाकी 4 साल तो उसके पास रहेंगे। उसको एक राजनीतिक स्थिरता के दौर में जिएगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन, आचार संहिता से जो काम रुके होते हैं वो बार-बार उसमें। और जो देखिए राजनीतिक दलों के स्तर से भी बहुत सारी चीज़ें आएँगी। पूरे साल के चुनाव का ही इंतज़ाम करना पड़ता है। अभी यहाँ चुनाव है, कल को दूसरे राज्य में चुनाव है, फिर कहीं और है, फिर लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं तब तक। तो वो हमेशा एक चुनावी मोड में रहता है, और दूसरे राजनीतिक दलों के प्रति एक प्रतिस्पर्धात्मक चाहे कह लीजिए या जो भी एक काट-छाँट या राजनीति की जो कटुता है, उसमें मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कमी आएगी। तो ये एक बड़ी चीज़ है। अगर तो आपने पॉजिटिव पॉइंट बताए, अगर मैं इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कई इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी निकल के आएँगे, तो नेगेटिव पॉइंट्स आपके हिसाब से क्या हैं? नेगेटिव पॉइंट्स में हम ये कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय महत्व के मुद्दे हैं, अभी मैंने कहा कि जैसे वोटर है वो जब चूँकि राज्यों का चुनाव अलग होता है, तो उसे पता है कि हाँ हमारे मुद्दे ये हैं, मेरे प्रत्याशी ने इन चीज़ों को या उसके एजेंडे में ये चीज़ें हैं। तो क्षेत्रीय जो पार्टीज़ हैं उनके पास तो क्षेत्रीय मुद्दे ही होते हैं। तो कहीं न कहीं क्षेत्रीय पार्टीज़ जो हैं उनको डर है कि हमारा जो एक अस्तित्व है, अस्तित्व तो खतरा तो नहीं कह सकते हाँ, लेकिन थोड़ा तो असर पड़ सकता है। तो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे भी गौड़ हो सकते हैं ऐसे में, और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दे भी गौड़ हो सकते हैं। तो एक तो ये नुकसान सीधा दिखता है, दूसरा इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है पूरे भारत में, इतने क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है, और जो कहना चाहिए कि चुनाव 5 साल में भाई बहुत सारी टेक्निकल दिक्कतें आ जाती हैं, कहीं पर मध्यावधि चुनाव होने की कंडीशन आ ही जाती, तो ऐसे में क्या किया जाएगा? तो चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हो या और भी तमाम तरह के राष्ट्रपति शासन लग गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा? ये बहुत सारी टेक्निकल बिंदु हैं जिनके लिए संविधान में भी संशोधन करना पड़ सकता है। तो कहीं न कहीं जो व्यावहारिक पक्ष है इसका, उसमें तो थोड़ी-सी दिक्कतें तो हैं। तो यदि नुकसान की और बात करें तो क्षेत्रीय बात और राष्ट्रीय बात है ही। कहना चाहिए जो राजनीतिक एक वो है पॉइंट्स की बात है, कॉमन एजेंडे जो हम कर सकते हैं उसमें,
तो उसमें एक गठबंधन जो सरकार है, हम कहते हैं कि नहीं हो, तो उसमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा असर पड़ सकता है कि हम किस तरीके से कोलिएशन करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि नुकसान जो है वो सिर्फ़ व्यावहारिक पक्ष में ज़्यादा है। बाकी ये सब की नुकसान की बात हम नहीं कह सकते हैं कि मुद्दे कौन से प्राथमिक होंगे, कौन से गौण होंगे। यदि विरोध की बात करें तो सिर्फ व्यावहारिकता के स्तर पर ज़्यादा विरोध हो रहा है कि इसको हम कैसे सफल बनाएँगे या कैसे हम इसको संभव हो पाएगा, एक साथ एक चुनाव को। संविधान में जिस तरीके से वर्णन किया गया है कि कहाँ, लेकिन जो भी विरोध हो रहा है वो व्यावहारिक तरह से हम कैसे अपना पाएंगे इसको, इस पर विरोध ज़्यादा। अभी कैबिनेट में तो इसे पास करा दिया गया है मोदी सरकार द्वारा। क्या आपको लगता है ये शीतकालीन सत्र में भी ये जो है वो पास हो जाएगा? हो सकता है, हो सकता है। देखिए उसका रीज़न ये है कि मैंने अभी पढ़ा था कि 32 पार्टियों ने इसका समर्थन किया है, 32 दलों ने, और 15 पार्टीज़ हैं जो थोड़ा-सा विरोध कर रही हैं, और विरोध उनका उसी स्तर पर है कि कैसे संभव है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि अभी 1 महीना ये चीज़ तो है, इस पर चर्चा होगी, बहस होगी, जनभागीदारी होगी, तो हो सकता है ये पास हो सकता है। मैं कुछ चीज़ें ज़रूर इसमें कहना चाहूँगी। देखिए पक्ष में मैंने ये बातें कही कि हाँ, आचार संहिता से थोड़ा नुकसान होता है। एक जो चुनावी खर्चा है उस पे रोक लगेगी, जो कॉर्पोरेट से पैसा नहीं लिया जाता है, मतलब कहीं न कहीं चुनाव में खर्चा तो होता ही है, ये सभी जानते हैं। तो और जितना दिखाया जाता है उससे कई गुना ज़्यादा होता है, तो चंदे की ज़रूरत पड़ती है, जिस भी माध्यम से वो लें, लेकिन उसके बाद वो कॉर्पोरेट उससे मदद लेते हैं, फिर उसको फ़ायदा पहुँचाना भी कहीं न कहीं राजनीतिक उसकी मजबूरी हो जाती है। तो ये इन सब चीज़ों पे भी लगाम लग सकती है। जब चुनावी बोझ कम होगा, वित्तीय बोझ कम होगा, तो कहीं न कहीं उनसे मदद भी कम लेनी पड़ेगी। ये चीज़ें हैं। दूसरी एक सतत विकास होगा। सतत विकास जो है समृद्ध प्रजातंत्र के लिए ज़रूरी है, और राजनीतिक स्थिरता बहुत ज़रूरी है कहीं भी, किसी भी एक लोकतांत्रिक मजबूती के लिए, तो जीवंत लोकतंत्र के लिए। तो चुनाव जैसे हमारी एक रक्त और धमनी होते हैं, लेकिन लोकतंत्र को हम सिर्फ चुनाव भी नहीं कह सकते हैं। तो चुनाव को हम एक साथ करके, इसमें कम समय दे करके, जो डेमोक्रेसी के अन्य मानक हैं, मतलब अन्य पायदान है, क्योंकि मैंने कहा ना कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं है। वो बात अलग है कि हमने अब लोकतंत्र का निर्वाचनीकरण कर दिया है, उसको सिर्फ चुनाव तक एक सीट मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव एक साधन है। हमें संसद में बौद्धिक विमर्श हो, अन्य चीज़ें उसमें अन्य राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की विमर्श हो, जन भागीदारी बढ़े किसी न किसी तरीके से, तो ये हाईएस्ट लेवल होते हैं लोकतंत्र। चुनाव तो एक साधन है, और हम प्रतिशत की परख नली में नहीं परख सकते हैं ना हर समय सिर्फ। इसलिए मुझे लगता है कि हम एक साथ एक चुनाव को अपना करके हमारे लोकतंत्र में जहाँ-जहाँ कमियां हैं, जहाँ-जहाँ लूप होल्स हैं, हम जनता के द्वारा जनता के लिए जब बात करते हैं, तो जनता की भी जागरूकता का स्तर बढ़ाएं, तो जनता के लिए और जनता के द्वारा वो चीज़ें हम ज़्यादा उसको कर पाएंगे, मुझे ये लगता है। और व्यावहारिकता के स्तर पर जहाँ-जहाँ मुझे समझ में आता है बहुत जगह लूप होल से संशोधन करने पड़ेंगे। तो जब 67 तक एक साथ चुनाव हो रहे थे, प्रति लोकसभा तक तो एक ही साथ चुनाव हुए, तब कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जब थोड़ा सा क्षेत्रीय पार्टियां आने लगी अस्तित्व में, उनकी भागीदारी होने लगी सत्ता में, तो थोड़ा सा जो एक प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद है वो बढ़ने लगा। तो इससे जो है फिर मध्यावधि चुनाव होने लगे, सरकार गिराने, राष्ट्रपति शासन लगने लगा, है ना, तो उसमें अनुच्छेद 356 का भी लोग कहते हैं दुरुपयोग होने लगा। तो ये सब चीजें जब आने लगी, तो कहीं ना कहीं से फिर मध्यावधि चुनाव, फिर लोकतंत्र एक नए उसमें आने लगा। तो वो एक समय की वो थी। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीजों को खत्म करने के लिए, एक साथ चुनाव पर अमल करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, और संभव बनाने की बात है तो संविधान में संशोधन तो कुछ करने पड़ेंगे, और उसके लिए त्याग भी करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई एक राज्य है, वहां पर कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि सरकार गिर जाती है, तो मान लीजिए 3 साल सरकार चली, बाकी बचे 2 साल है, तो वहां पर कुछ ऐसा किया जाए कि जो बाकी दल हैं वो मिलजुल करके, वहां पर गठबंधन को कहाँ खतरा है, यदि मिलजुल करके वो 5 साल को पूरा कंप्लीट करते हैं, उससे क्या होगा कि एक तो गठबंधन को मजबूती मिली, राजनीतिक कटुता कम हुई, अनुच्छेद का दुरुपयोग होने की संभावना खत्म हो गई। तो बहुत सारी चीजें जो है, मध्यावधि चुनाव कराने का तो कोई प्रश्न ही नहीं फिर उठता। तो उससे क्या होगा कि एक स्थिरता रहेगी, लोगों के मन में भी ये चीज आएगी कि हाँ, तुम अब तुरंत जो है चुनावी मोड में नहीं आएंगे, 5 साल बाद ही हमें देना है।
थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा सा संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और लोग कहते हैं अनुच्छेद 85 में और 174 में लिखा हुआ है कि ऐसे स्थिति में लोकसभा हो या विधानसभा भंग कर दी जाती है। मुझे लगा, मैं एक अपनी बात बता रही हूँ, मेरी पर्सनल ये एक राय है या सजेशन कह लीजिए कि वो निलंबित होकर के, वो निलंबित हो के बीच में हम कुछ ऐसा वो रास्ता निकालें, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं है। एक रास्ता और हो सकता है कि हम 2 चक्रों में चुनाव कराएं, कि एक बार में एक तरफ के चुनाव होते हैं, एक बार में एक तरफ के होते हैं। इससे क्या है कि जो आप कह रहे हैं ना, सुरक्षा बलों को भी एक वो मिल जाएगा, और दूसरी चीज़ की चाहे वो राजनीतिक दल है उनको भी मौका मिलेगा कि हम इस तरफ अपने प्रचार को वो करें। एजेंडों को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी कि हम कहाँ पर क्षेत्रीय महत्व के अच्छा, इससे क्या होगा कि वो कॉमन एजेंडे करेंगे, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को भी अपने एजेंडे में संकल्प करके शामिल करेंगे क्षेत्रीय महत्व। तो मान लीजिए 1 साल में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो 4 साल तो हमारे पास है, जिसमें हम राजनीतिक स्थिरता, सतत विकास और समृद्ध प्रजातंत्र की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बाकी चुनाव ऐसी चीज है जिसमें निरंतर सुधार हो सकता है, और हमने किए हैं। अब तक का जो हमारा लोकतंत्र है वो निरंतर सुधार की तरफ बढ़ ही रहा है। बैलेट बॉक्स से हम ईवीएम में आए, बैलेट बॉक्स पहले बहुत पूरे गायब हो जाते थे, अब हम ईवीएम की तरफ, तब उससे तो हमने निजात पा ली। लेकिन अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे वो प्रत्याशियों का चयन हो, चाहे वो राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र हो, नोटा को मजबूत बनाना हो, तो ऐसे बहुत सारे वो हैं जो प्रत्याशियों, आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशियों का एक वो है, उनका पूरा डाटा वो है। तो बहुत सारे अभी भी लूप होल्स हैं, फिर भी हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है एक साथ एक चुनाव एक बहुत हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए एक अनुभव है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत के स्तर पे या तो ऐसा हो कि हाँ कुछ समय तक हम करके देखते हैं उसको, और तो ये जब हम एक साथ एक कर की योजना ला सकते हैं, एक जीएसटी पूरे देश में एक साथ लागू हो सकता है, और भी बहुत सारी एक देश एक विधान हो सकता है, चुनाव भी बढ़ा जा सकता है, तमाम व्यावहारिकताओं का सोल्यूशन जो है वो निकालते हैं। चीज़ अभी हम राज्य स्तर की अगर आपने अभी बात करी, ये बात हो सकता है कि जो अपने लोकसभा है वही भंग हो जाए, बहुमत नहीं है, मिलजुल के सरकार बनाई गई और वो सरकारी टूट जाए, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी हुआ था। अगर ऐसी स्थिति बनती है तब क्या होगा? देखिए यही इसीलिए इन सब पे चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट्स बहुत सारे हैं। किसी नए राज्य का उदय हो गया, कोई राज्य खत्म हो गया या विलय हो गया, वहाँ कैसे चुनाव होंगे, तो तकनीकी रूप से बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ऐसे उसमें भी यही चीज़ हो सकती है जो मैंने विधानसभा के लिए अभी बताया, तो 85 जो अनुच्छेद 85 में यही कि लोकसभा भंग हो जाएगी ऐसे में। तो ऐसा भी वहाँ पे भी यही हो सकता है कि जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है उसको उस समय मौका दे करके फिर उस समय एक सरकार का जो पूरा कार्यकाल है वो पूरा किया जाए, और उसके बाद फिर चुनाव जो है किया जाए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लोकसभा का कार्यकाल इससे पहले घटा या बढ़ा नहीं है। 67 के बाद एक बार लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव करा लिए गए थे। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में भी क्या क्या होगा, कैसे हो सकता है, जब भारत के जो संविधान निर्माता थे, इतना विशद संविधान और इतना सुंदर, आकर्षक और सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए उन्होंने संविधान का निर्माण कर लिया। तो ये एक चीज है जिसपे मिलजुल करके मुझे लगता है कि खुला विमर्श होना चाहिए, जिसमें सभी राजनीतिक दलों को एक खुले मन से इसमें राष्ट्र हित के उस को देखते हुए चर्चा परिचर्चा, इसकी खामियां खूबियां सब पर बात करनी चाहिए, और जो एक निष्कर्ष निकल के आए उसको लागू करना चाहिए। एक चीज कही जा रही है कि इसे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को भी तोड़ने की साजिश है। आप इससे कहां तक सहमत? इंडिया गठबंधन तो अभी बना है ना, बात तो बहुत पहले से हो रही है। विधि आयोग ने एक साथ एक चुनाव की बात की, प्रशासनिक आयोग ने की, रामनाथ कोविंद जी ने की, चुनाव आयोग ने भी की। इंडिया गठबंधन तो अभी बना है, तो साजिश कैसे हो सकती है? इस समय अगर मैं वर्तमान में बात करूं, क्योंकि इस बार जो है वो बीजेपी को काफी बैकफुट पे आना पड़ा। जो अभी तक स्थिति चल रही थी मजबूत थी, अब वो 400 तक सोच रहे थे, फिर बहुत कम आ गए। तो ऐसे में जब ये एकदम लाया गया है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि गठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मुसीबत बन गया है। तो उसे तोड़ने के लिए ये बीजेपी सरकार की एक साजिश है। इस पर
खैर मैं इस पॉइंट को तो सिरे से खारिज करती हूँ, क्योंकि साजिश तो हम नहीं ही कह सकते हैं। उसका पहला रीज़न तो यही है कि ये विमर्श बहुत पहले से चल रहा है, सिर्फ वो भाजपा के एजेंडे में नहीं है। इससे पहले भी बहुत बार इस बारे में बात हो चुकी है कि एक साथ एक चुनाव कराए जाएं, जिससे कि देश एक राजनीतिक स्थिरता की तरफ बढ़े। पहला पॉइंट तो मेरा ये है। दूसरा पॉइंट कि यदि इससे नुकसान हो सकता है, इंडिया गठबंधन हो, तो एनडीए गठबंधन को भी तो हो सकता है। और ये बात तय है कि कोई भी सरकार हमेशा सत्ता में नहीं रहती है। यदि भाजपा 2 बार से फुल पूर्ण बहुमत में थी, इस बार मान लीजिए उसकी सरकार बनी है, लेकिन उतनी सीट्स नहीं थी जो आप कह रहे हैं 400 उसने आंकड़ा दिया था। तो ऐसा भी नहीं कि आगे के लिए वो बहुत सिर्फ एक साथ एक चुनाव से बहुत आश्वस्त हो जाएगी कि नहीं हमारी जीत होगी। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ये बात भी सच है कि कोई भी पार्टी निरंतर सत्ता में नहीं रहती है। यदि हमारे पास बहुदलीय सिस्टम है और इतने सारे हमारे पास विकल्प मौजूद हैं, और ये बात भी सच है कि राष्ट्रीय पार्टीज जो है वो पिछी हुई हैं। बाकी पार्टीज को तो गठबंधन करना ही पड़ेगा। अभी भी क्षेत्रीय पार्टी गठबंधन करती है एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से, और उसमें भी करेंगी, क्योंकि उन्हें एक साथ एक चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों को महत्व देना है। तो मैं इस बात को तो सिरे से खारिज करती हूँ कि इसलिए जो है एक साथ एक चुनाव, एक साथ एक चुनाव 67 तक हुए, तब कोई गठबंधन नहीं था। और गठबंधन सरकार तो मजबूती है, मतलब मजबूरी भी है हमारी जो गठबंधन बनाना है, क्योंकि हर पार्टी के अपने वो हो सकते हैं, लेकिन हम एक बड़ी पार्टी की अम्ब्रेला के तरह उसकी विचारधारा के तहत उसके संकल्प पत्र में शामिल कर लेते हैं। ये मजबूरी है। चाहे वो एनडीए गवर्नमेंट था, अब इंडिया है, इससे पहले तो यूपीए थी। हम ऐसा नहीं कह सकते। इंडिया ने तो, मुझे लगना चाहिए कि इंडिया ने तो अब गठबंधन बनाया है, क्योंकि उनके एजेंडे में ये नहीं था कि हमें जीतना है। उनके एजेंडे में ये चीज़ ज़रूर थी कि एनडीए जो अलायंस है उसको हराना है। तो ये मैं बहुत बेबाक तरीके से हो सकता है कह रही हूँ इस बात को, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन कैसे बना, क्यों बना। तो एक साथ एक चुनाव की बात तो बहुत पहले से है, और सिर्फ इस गठबंधन को हराने के लिए या उसको वो करने के लिए, कमजोर करने के लिए एक साजिश है। मैं इस पॉइंट को तो एकदम से सिरे से खारिज। एक चीज और, अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इसमें नेताओं में कहाँ तक निश्चिंतता आ जाएगी? जैसे चुनाव में वो नॉर्मली होता है कि विधानसभा चुनाव हो रहे होते हैं, लोकसभा चुनाव हो रहे होते हैं, तो उसमें सड़कें बन जाती हैं। तो साल में, अगर मैं 5 साल में कहूँ तो यानी हर दूसरे साल जब चुनाव हो रहा होता है, साल में या दूसरे साल में, तो सड़कें बन जाती हैं। अब इसके बाद इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ये बात तो है, क्योंकि यदि हम ये कहेंगे कि एक साथ ही चुनाव होंगे, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक नेता हैं उनमें एक आश्वस्ति आ जाएगी, निश्चिंतता आ जाएगी कि अब तो 5 साल बाद ही होने हैं या एक निश्चित समय के बाद ही होने हैं। और वो कहीं ना कहीं जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है जनता के प्रति, या एक काम दिखाने की कि हाँ हमने ये काम किया, उसके प्रति थोड़ी सी निश्चिंतता तो आ सकती है। ये बात कही जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन बहुत सारी चीज़ जो हमारे संकल्प पत्र हैं उनमें यदि पहले से जिक्र हो कि हमारे विकास के जो कार्य हैं वो द्रुत गति से होंगे, उसमें ये चीज़ें हैं, जो वहाँ के सांसद या वहाँ के जो विधायक होंगे उनके उन संकल्प पत्रों में इन चीज़ों का जिक्र हो, तो कहीं ना कहीं जो है इस पर एक बात बन सकती है। नहीं तो अभी तो ये बात तो सच है कि वो, उन्हें ये लगता है कि हमें अगला चुनाव जीतना है तो हम इस चीज़ को करें। वो हमेशा उसमें रहते हैं कि हमें अगला वो है, और जनता को ये दिखाते रहना है। तो अभी ये है कि हाँ थोड़ा सा एक निश्चिंतता तो उनके प्रति आएगी, ये बात तो कही जा सकती है। लेकिन ये एक प्रयोग है अभी, और मुझे लगता है प्रयोग के बाद बहुत सारी चीज़ें और निकल के आएंगी कि क्या फ़ायदे हो रहे हैं, कितने फ़ायदे हो रहे हैं। जो हमने वो किए थे, अनुमान लगाया था, वैसे फ़ायदे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, नुकसान कहाँ हो रहे हैं, या कहाँ हमें अव्यावहारिकता आ रही है। तो इस पर निरंतर और भी बातें आएंगी। और तभी मैंने आपसे ये कहा कि इस पर सभी राजनीतिक दलों को एक सर्वदलीय जो एक कहना चाहिए कि बहुत सारी इसमें बैठकें हों, बहुत सारे विमर्श हो, खुले मन से हो, क्योंकि इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव, मैंने अभी भी कहा, इससे पहले भी कहा कि एक साथ चुनाव में दिक्कतें तो आएंगी, 2 चक्रों में 3 चक्रों में तो कराया जा सकता है, उस तरफ देखा जा सकता है, उसे हमारे सुरक्षा बलों का भी एक जो है वो मिल जाएगा, उनको एक स्पेस मिलेगा। लेकिन इस पर
एक खुले मन से बहस होनी चाहिए, बिना किसी विरोध के, बिना किसी कटुता के, बिना किसी विरोध के और बिना किसी एडामेंट होने के कि नहीं कि करना ही है। जहाँ जहाँ संशोधन पड़े, जहाँ जहाँ जो हो सकता है वो करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा निर्णय है और इसकी जो व्यावहारिकताएं हैं, हर स्तर की व्यावहारिकताओं को सोचना चाहिए, अव्यावहारिकताओं को सोचना चाहिए और उसके बाद जो एक वाद और विवाद के बाद जो संवाद की स्थिति बनती है, उसमें जो जितने अच्छे पॉइंट्स निकल के आए उनको लागू करने की कोशिशें करनी चाहिए। और राजनीतिक नेताओं की जहाँ तक बात करें तो वे वैसे भी 4 साल काम नहीं करते हैं, 1 साल बाद के काम करते हैं कि अब हमें चुनाव का वक्त आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन उस पर काम किया जा सकता है कि कैसे उस पर। अभी कहा खुले मन से चर्चा कर इस पे करी जाए। अभी तक का मैं जो काफी लंबे टाइम का मैं देख रहा हूँ, तो खुले मन से चर्चा ना हो के केवल सब अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने में लगे रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि खुले मन से चर्चा हो पाएगी शीतकालीन सत्र में? ये तो शीतकालीन सत्र ही बताएगा, भविष्य के ही उसमें है अभी, पर फिर भी हाँ, अभी तक के रिकॉर्ड को देखते हुए तो नहीं कहा जा सकता है ऐसा। मैंने इससे पहले भी कहा कि मैं थोड़ा सा बेबाक तरीके से हो सकता है बात कर रही हूँ कि अब तक का जो रिकॉर्ड देखा है उसमें जो राजनीति दिखने में आती है वो विरोध के लिए विरोध होती है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की जीवंतता उसी में है कि विपक्ष भी अपनी बात को कहे और जहाँ पर सत्ता पक्ष नहीं मनमानी करता है वहाँ पर एक गुणवत्तापूर्ण भरा विरोध होना चाहिए, सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। और इससे पहले भी मैंने यही बात कही कि जब हम डेमोक्रेसी के जिस पायदान की बात करते हैं तो चुनाव तो एक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का हिस्सा है। उससे जो हाईएस्ट लेवल की डेमोक्रेसी होती है उसमें हम संसद में बौद्धिक विमर्श करें, संसद में एक और जनता की जो जन भागीदारी है वो भी विभिन्न माध्यमों से जाती है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है, ये हाईएस्ट लेवल होते हैं। मुझे लगता है कि संसद में इस माहौल को बरकरार रखना चाहिए, एक सह अस्तित्व की बात करना चाहिए और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इस राष्ट्रीय मुद्दे पर निकल करके आना चाहिए कोई सार्थक परिणाम। नहीं है तो इसमें जन भागीदारी, चूंकि ये वक्त दिया गया है शीतकालीन सत्र से पहले, क्रियान्वयन कमेटी उसमें क्या काम करती है, कहाँ कहाँ दिक्कतें आएंगी उसके क्रियान्वयन में, वो सारी चीज़ें निकलेंगी और जनता भी अपनी इसमें राय दे रही। बहुत सारे जो बौद्धिक मंच हैं, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, बहुत सारे मेल्स जाएंगे, तो उसमें लोग अपनी राय ज़रूर देंगे, जन भागीदारी होगी। तो अभी लागू तो होने में दिक्कतें हैं, लेकिन हाँ, इस बीच में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे ज़रूर पता चलेंगे सरकार को कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं और हो सकता है उन पर कहाँ कहाँ काम किया जा सकता है। पर फिर भी मैं बार बार यही कहूँगी कि एक साथ एक चुनाव यदि इतनी बार अनुशंसा की गई है उसकी, बहुत सारे आयोगों के माध्यम से, हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति हैं उनके माध्यम से, तो कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ तो सार्थकता की तरफ हम सोच रहे हैं, कुछ तो उसके अच्छे वो हैं और कुछ नहीं। हो सकता है हमारे लोग हमारे चुनाव में जहाँ जहाँ प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, या वो धन तंत्र की बात है, वो बाहुबली, मतलब जहाँ पर बल धन ये सब है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है यदि उन पर शिकंजा कस जाए इस माध्यम से, ये बहुत अच्छी बात है। तो हमें इसीलिए मैं कह रही हूँ कि खुले मन से जनता को भी इसमें हिस्सा लेने चाहिए। जहाँ जहाँ जिस जिस स्तर से उन्हें दिक्कतें लगती हैं उनके सुझाव वो सुझा सकते हैं, तो इस पर काम होना चाहिए। और विपक्ष को भी मैं उम्मीद करती हूँ और अपील भी करती हूँ कि इस पर वो खुले मन से शीतकालीन सत्र